प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। जंगबंदी हो चुकी, डीजीएमओस का राब्ता भी हो गया और इस बात के अज़्म का इजहार भी किया गया है कि जंगबंदी जारी रहेगी, लेकिन भारत की तरफ से गीदड़ धमकियों का सिलसिला अभी भी जारी है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मोदी का खिताब चल रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि अगर दोबारा दहशतगर्दी हुई तो दोबारा हम ऐसे ही जवाब देंगे, यानी इशारा वो दे रहे हैं कि फिर से हमला करेंगे। हालांकि इसमें पूरी दुनिया का मीडिया, एनालिस्ट, खुद इवन इंडियन फोर्सेस के जो लोग हैं जिन्होंने कल बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या प्रेस ब्रीफिंग दी थी, वो भी अपनी जीत का दावा नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कॉम्बैट है, हार जीत होती रहती है। लेकिन इसके बावजूद मोदी कह रहे हैं कि जी हम टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए और टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए दोबारा ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास ये राइट है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने आज इस मौजू पर गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि अगर मैंने कहा था दोनों मुल्कों से कि अगर आप जंग नहीं रोकेंगे तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि और मैं आपको ये बताता चलूं कि जो दोनों का वॉल्यूम है, इंडिया और अमेरिका का ट्रेड का वॉल्यूम वो $130 बिलियन का है, जिसमें से इंडिया जो है वो $90 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। यानी अगर ट्रंप वाकई ठीक कह रहे हैं और वो ट्रेड रोक देते तो इस ज़मन में भी भारत को एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। अलबत्ता ये ढिठाई भारत ज़रूर दिखा रहा है और एक झूठ मुसलसल बोल रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी का कहा गया। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कहा कि जंगबंदी होनी चाहिए, हालांकि डीजीआईएसपीआर ने कल वाजे किया था कि ये भारत की ख्वाहिश पर हुआ है। और इनफैक्ट पाकिस्तान में बहुत सारे तज्ज़ियाकार और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अमेरिका ने दरअसल भारत को सपोर्ट देने के लिए जंगबंदी कराई, क्योंकि भारत को बहुत ज़्यादा मार पड़ रही थी। जब वो पाकिस्तान पर हमले कर रहा था तो अमेरिका कह रहा था आपका दाखिली मसला है, आप लोग आपस में निपटिए। लेकिन जैसे ही भारत के बेसिस तबाह होने लगे तो फौरी तौर पर अमेरिका जंगबंदी के लिए आ गया। तो ये जंगबंदी तो इंडिया की फेवर में थी। इसको बहुत सारे लोग इस पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में खेलदास कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं। बहुत शुक्रिया कोहिस्तानी साहब, खुश आमदीद। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। डॉक्टर साहब खुश आमदीद। और मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा साहब बहुत शुक्रिया, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। कुछ देर में एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले तो आप देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सीज़ फायर हुआ है उस हवाले से आज क्या दावा किया। जैन साहब कैसे देख रहे हैं आप? मोदी साहब कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि ट्रेड नहीं करेंगे फिर अगर जंगबंदी नहीं करोगे तो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जंगबंदी इंडिया के फेवर में हुई है, क्योंकि अगर 2-4 घंटे और जंग चलती तो शायद और 8 बेसेस इंडिया की तबाह हो जाती। तो खौफ का शिकार होकर भी उसने फौरी तौर पर जंगबंदी की तरफ बढ़ा है। आपके क्या ख्याल हैं और मोदी के इस स्पीच पर आप क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि ये तो हमें पता है कि इंडिया जो है एक नेचुरल स्ट्रेटेजिक अलाय है यूएस का जी, और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। कुछ 30 के करीब ऐसे वेरियस एरियाज़ हैं जहाँ पे इनके एग्रीमेंट्स हैं। सो इसमें तो कोई शक नहीं कि इंडिया और यूएस पार्टनर्स हैं। तो जिस तरीके से यूएस का इनिशियली स्टांस था कि हमारा इस कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो तो क्लियर जाहिर करता था कि दे वर स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया दे थॉट कि इंडिया जो है वो अपने पोटेंशियल के ऊपर पाकिस्तान को सॉर्ट आउट कर सकता है। लेकिन जब चीज़ें रिवर्स हुई, टेबल वॉज टर्न्ड, और जब उसको मार पड़ना शुरू हुई और फिर उसको फिक्र हुई कि ये तो इससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है। ट्रंप की अगर ट्वीट का इनिशियल का आप देखें जिसमें उसने जिक्र किया कि लाखों बंदे शहीद हो सकते थे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि लाखों बंदे किस केस में शहीद होते हैं। अब जबकि इतनी बुरे तरीके से मार पड़ी है इंडिया को, तो इंडिया जो है ना एक बिफरा हुआ, मैं कहूँगा एक रैबिड डॉग बन चुका है। वो कोशिश कर रहा है कि मुझे कोई मौका मिले जहाँ पे मैं दोबारा से स्ट्राइक कर सकूँ। वो हर किसी को, लेट्स से सऊदी अरेबिया को वो एम्बैरस कर रहा है, फ्रांस को वो एम्बैरस कर रहा है, किसी को नहीं वो छोड़ रहा। और अब इवन प्रेसिडेंट ट्रंप को भी फील हो गया होगा कि हु इज़ द बैड बॉय। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहना पड़ा है कि अगर तुम ये कुछ नहीं करोगे तो मैं ट्रेड रोक दूंगा, सो दैट मीन्स कि इंडिया इज़ नॉट बिहेविंग जैसे कि यूएस उससे एक्सपेक्ट करता है। इस पर कोई शक नहीं है कि सीज़ फायर वॉर यूएस इंडिया के इंटरेस्ट में था, और यूएस ने इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर इंडिया को रेस्क्यू किया है। लेकिन इंडिया जैसे हमेशा से वो फॉल्स नैरेटिव बनाना, फैब्रिकेट करना चीज़ें, उसी वतीरे पे वो चल रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि माइंडसेट नहीं चेंज होता। मैं अक्सर एक मिसाल कोट करता हूँ, हमारे बुजुर्ग कहते थे दिल्ली के बांके, कि वो गलियों में फिरते थे सख्त सर्दी में मलमल के कपड़े पहन के,
और जो ख़वातीन है उनके ऊपर पानी फेंकती थी उसी वेदर में, वो और अकड़ते थे ये बताने के लिए मुझे सर्दी नहीं लग रही। तो ये वो बांके हैं जिन्हें मार पड़ी है, लेकिन उन्होंने अभी और अकड़ना है कि हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन बैनो सुतूर तो कल वजह जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उनके फोर्सेस की, वो मैं उसके कुछ क्लिप्स अभी दिखाऊंगा अभी प्रोग्राम में। बैनो सुतूर तो उन्होंने ऐसा लगता है तस्लीम कर लिया कि हाँ जी कॉम्बैट है, नुकसान होता है। तो उस पर हम जरा मजीद आगे आके बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बहुत अच्छी हुई कि कौम हमें मुत्तहिद सी नजर आई है इस सारे मामले में, और इसको महसूस भी किया गया, इस पर शुक्रिया भी अदा किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने भी किया और DGISPR ने भी। मैं जरा सुनवाना चाहता हूं आपको DGISPR ने किस तरह से यूथ का, जवानों का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, सब लोगों का शुक्रिया अदा किया कि वो एक साथ होकर उन्होंने इस मामले में फोर्सेस को सपोर्ट किया। जरा देखिए। सजदा करते हैं, शुक्र करते हैं, फिर हम पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के यूथ का, पाकिस्तान के मीडिया का, पाकिस्तान के सियासतदानों का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, इस वक्त जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी हौसला मंदी का, ये जो आपने रिस्पांस देखा है, इट इज़ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। How quickly they came, how quickly they gelled together, and they were all that steel wall. बहुत पॉलिटिकल डिवाइड थी पाकिस्तान में और है भी डॉक्टर साहब, लेकिन इस सब के बावजूद अच्छी बात यह हुई कि इस मामले पर पूरी कौम इकट्ठी खड़ी थी। DGISPR ने इस पर सबका शुक्रिया भी अदा किया। आप कैसे देख रहे हैं आवाम का रिस्पांस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं DGISPR साहब के रिस्पांस में वो जुमला कहूँगा जो इमरान खान ने कहा था कि ये फ़ौज भी मेरी, ये मुल्क भी मेरा। इस चीज़ के ऊपर तो कभी डिवीज़न थी नहीं। हमारा जो आप ये समझ लें जो तनकीद थी वो उनके बाज़ उन चीज़ों के ऊपर थी जो कि जनरल बाजवा साहब ने ख़ुद एक्सेप्ट किया था कि वो पॉलिटिकली वो थी, सिर्फ उसके ऊपर था। एज़ फार एज़ हमारी फ़ौज के जो प्रोफेशनलिज्म इन देयर स्पेशलिटी है उसका तो कोई जवाब नहीं है, वो तो हम सारे मानते हैं। और हम क्या मानते हैं, ये जो अभी जो जनरल साहब बात कर रहे थे और जो ओवर चीज़ हो रही थी, ये याद रखें। अगर हम ट्रम्प के जो इनिशियल वो बातें करते हैं, उसने अपना सारा वज़न इंडिया के ऊपर कहता, उसको कहा था कि तुम जो काम करने लगे हो मुझे डर है कि उससे शायद एस्केलेशन ना हो जाए, और पाकिस्तान को कहा था इनके साथ कोऑर्डिनेट करो। बेसिकली मेरे ख्याल में जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि अमेरिका इंडिया को पिच करना चाह रहा था अगेंस्ट चाइना। इंडिया थ्रू पाकिस्तान चाइना के साथ अपने आप को, क्योंकि वो अपने आप को रीजनल पावर समझना चाह रहा था। अच्छा, इसमें एक और जो बड़ी बात है, भी करना चाह रहा था कि इंडिया की कितनी बड़ी पावर चाइना के। अब इसमें अब जो मुझे समझ आ रही है, जो मैं देख रहा हूं, आपने ये देखा होगा कि एक तरफ आपके पास वेस्टर्न टेक्नोलॉजी थी, उसके पीछे इजरायली टेक्नोलॉजी थी, और कुछ रशियन जो कि ईस्टर्न यूरोपियन वो टेक्नोलॉजी थी। दूसरी तरफ हम लोगों ने F-16 नहीं इस्तेमाल किए, हमने प्योर चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। सो इट वाज द चाइनीज टेक्नोलॉजी वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब ये जो इंडिया के साथ हुआ है ये इस लिहाज से हुआ है, जो मेरी समझ है वो ये है, और ख़ास तौर पे अगर आप पिछले 2-3 ब्रीफ्स देख लें जो DGISPR साहब के हैं, उसमें उन्होंने एक मैसेज दिया था। जब ये सीज फायर के बाद हुआ था, उन्होंने एक मैसेज दिया था, उसके अंदर बाज़ अल्फाज थे जो उन्होंने अमेरिका के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर ये इस दफ़ा नहीं होंगे तो अभी तक हम लोगों ने इनके मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर किया है, नो सिविलियन। लेकिन अगर ये इससे बाज नहीं आएंगे तो हमारा नेक्स्ट विद इन ब्रैकेट जो मुझे समझ आई थी कि हम इनके जो बिजनेस वेंचर्स है ना, हम उन पे हम भी अटैक करेंगे। अच्छा, यहां पे ये याद रखिए 70% ऑफ अमेरिका की जो चीजें बनती है वो इधर बनती है, सिलिकॉन वैली, ये सारी वो सारे उस जगह पे जाके उनको समझ आए ओ ये खतरा है। नंबर 2, अगर हम जो हमारे AVM साहब थे जो बातें बता रहे थे, उनसे अगर आप समझना शुरू करें तो ऐसा लगता था कि जो इंडियन की जो एयरफोर्स थी ना वो विद इन 350 किलोमीटर इनसाइड इंडिया उड़ रहे थे। उनमें डर था कि वो एक खौफ उनके दिल में अल्लाह ताला ने डाला हुआ था। और हमारी जो एयरफोर्स थी वो विद इन 40 किलोमीटर ऑफ पाकिस्तान बाउंड्री चल रही थी। दैट मीन्स वो आगे बढ़ रहे थे और वो लोग पीछे हट रहे थे।
इस चीज की वजह पहले दिन जब उनके तैयारे गिरे हैं उसके बाद तो खैर उन्होंने बहुत डर गए थे। उसके बाद ये थे। तो अब अगर मेरी नजर में अब ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कुछ बताने के लिए वो मार खाने के बाद वो नहीं होता मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब ये वहां तक है। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट बड़ा जबरदस्त। आपने कहा कि अमेरिका असेस करना चाह रहा था कि चाइना के मुकाबले में भारत कितनी बड़ी ताकत बन गया और भारत तो पाकिस्तान के मुकाबले में भी कमजोर ताकत साबित हुआ दिफाई लिहाज से। भारत तो पाकिस्तान को समझ ही कुछ नहीं रहा था ना। वो तो बेसिकली वो नहीं होता एक बड़ा सा आदमी आके एक छोटे से बच्चे को बुली करता है, उस छोटे से बच्चे ने जो एक लात मारी है ना वो समझ आ गई। जी हाँ, वो समझ आ गई है। चलिए, एक चीज जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने किया, उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ हम 3 निकात पर अब गुफ्तगू करेंगे अगर बातचीत होती है, और जाहिर है इस पर अमेरिका ने भी कहा है कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। वज़ीर दिफा ने कहा है कि कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी, ये 3 मामला हैं जिस पर बात होनी है, क्योंकि पाकिस्तान का क्लेम यह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी इंडिया करा रहा है। तो इस पर खिलदा साहब कैसे आगे बढ़ा जाएगा, खासतौर पर ये पानी वाला जो इशू है? अगर इस सारी जंग का खात्मा हो भी गया, हम जीत भी गए और इंडिया ने पाकिस्तान वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको मुअत्तल किए रखा, तो फिर पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी? बहुत शुक्रिया असद साहब। पहले तो ये देखें, मेरे दोस्तों ने भी बात की, हमने भारत का तकब्बुर, गुरूर तोड़ा है। वो जो ताकत का नशा था, उनको पैसों का नशा था, 5वीं बड़ी ताकत समझता है अपने आप को, उसको हमने तोड़ा। हमने ये भी बताया कि हम गरीब ज़रूर है मगर हम बेगैरत नहीं, हम गैरतमंद हैं। तो पाकिस्तान कौम ने और पाकिस्तान की अफवाज ने हमारी बरतरी हुई है, हमारी कामयाबी हुई है। और सबसे ज़्यादा जो हमारी स्ट्रेटजी थी, जो हमारी सिविलियन और अस्करी क़यादत की, उसकी कामयाबी हुई है, हमारे वज़ारत ख़ारजा की कामयाबी हुई है। और जो बात अगर मेरे दोस्त बता रहे थे, कल अमेरिका कहाँ खड़ा था, आज जब वो जिस तरह पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं या पाकिस्तान से तिजारत की बात कर रहे हैं, आगे निकल कर आए हैं, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। और जो बात सवाल आपका है, बिल्कुल देखें, जब तक कश्मीर का मामला इन दोनों मुल्कों के दरमियान है, ये मुकम्मल अमन नहीं हो सकता। इंडस ट्रीटी, पानी पे हमने हमारा मौक़िफ़ बयानिया वाज़े है, हम वार महसूस करते हैं। सही है। तो ये भी है। दहशतगर्दी सबके लिए चैलेंज है। दहशतगर्दी में पाकिस्तान ने कुर्बानी दी है, पाकिस्तान की मईशत की तबाही हुई है, पाकिस्तान ने नुकसान किया है। पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है। तो दहशतगर्दी उस पर तो मैं समझता हूँ ये कोई के लिए माजूर चाहता हूँ, लेकिन शायद किसी हमें खबर की तरफ जाना है, इसलिए मुझे ब्रेक लेना पड़ रही है। ब्रेक ले लेते हैं, ज़रा फिर आपकी बात मुकम्मल करके। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारा खुशामदीद कहते हैं आपको। खेलदा साहब, आप बात कर रहे थे कि हम इंडिया से किन निकात पर बातचीत करेंगे और उसमें पानी का मसला खास तौर पर है, लेकिन इसी दौरान मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, यानी टेररिज्म होगी तो हम पानी नहीं बहने देंगे। इसका मतलब तो ये हुआ। साथ में उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर होंगे, नहीं हम जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो कैसे बातचीत होगी, कैसे करेंगे आप? देखिए, ये तारीख और वक्त बताए साबित करेगा। मोदी को अपनी सियासत भी बचानी है, जो अपनी कौम से कहना चाहे करता रहे। मैं समझता हूँ भारत की अवाम ने उसको जिस तरह सामना है तो इस तरह की वो गुफ्तगू करता है। मगर सबसे बड़ा अहम जो है पाकिस्तान का मौक़िफ़ देखें। पहले भी हमारी जो स्ट्रेटजी थी, हम जंग नहीं चाहते जी, हमें जंग मुसल्लत की जा रही थी। हम अमन के दाई हैं, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दी हैं। हम इस खिते में, इस दुनिया में अमन के लिए आज भी कुर्बानी दे रहे हैं। जंगों से तबाही आती है, अमन से तरक्की। और बिल्कुल सही है। जो है वो पाकिस्तान आप कहते हैं कि डिफरेंट जो फोरम्स है उसको इस्तेमाल करेगा। देखिए, पाकिस्तान, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया है पूरी दुनिया में, और हमारे दोस्तों ने हमें जो सपोर्ट किया है वो लाजवाल है, हमेशा याद रखा जाएगा। तो पाकिस्तान किसी जारियत का जो अगर दोबारा कोई करता है तो हम जारियत को उसी तरह जवाब देंगे, मगर हम अमन की तरफ बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह ये बातचीत जो है ये इस खित्ते में अमन लाएगी। बिल्कुल सही है। साजिद हबीब साहब, एक सवाल कल इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर से हुआ जो प्रेस ब्रीफ में बैठे हुए थे। उनसे पूछा गया कि क्या राफेल गिरा है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जी ये कॉम्बैट है और कॉम्बैट में तो नुकसान होता रहता है। तो साजिद हबीब साहब,
एक तरह से तो तस्लीम कर लिया उन्होंने कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है और ये कॉम्बैट है, इसमें होता रहता है। तो वो कहते हैं कि जी आप हमसे ये सवाल करें कि क्या हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया है, तो हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया है, और उनके ख्याल में ऑब्जेक्टिव ये था कि दहशतगर्दों का खात्मा किया जाए, वो हमने हासिल कर लिया है। तो कैसे खिफत में ठाने की कोशिश कर रहा है भारत? सबसे पहले तो ही वाज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस क्वेश्चन। ये उसने हमें अंग्रेजी मारी है कि आई एम हैप्पी दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। इससे बड़ा सवाल तो पूरे हिंदुस्तान में कोई और था ही नहीं, और इनको पता था कि ये सवाल हमसे पूछा जाएगा। तो जो उनका जवाब है वो तो पूरा इतराफ है। अगर एक गिरा होता तो कह देते कि ओके लॉसेस होते हैं, वी जस्ट लॉस्ट वन एयरक्राफ्ट, लेकिन उसने क्या कोई फिगर नहीं दी। और देखिए उससे जैसे कल हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस ब्रीफ थी DSPR की और एयरफोर्स और नेवी की, अब आप कुछ छुपा नहीं सकते। हर डिजिटल प्रिंट आउट फुटप्रिंट ये कंप्लीट मौजूद होता है। अब वो जमाना नहीं कैमरे में फिल्म बनती थी अंदर गन के सामने, मिसाइल के सामने, आप उसको कह सकते थे लगा कि नहीं लगा। अब तो फुटप्रिंट कंप्लीटली डिजिटल अवेलेबल है, सैटेलाइट्स का अवेलेबल है, जो हमने इनको दिखाया है कि कहाँ तक इनके सारे ब्लिप्स थे। और ब्लिप होता है ना वो एक जो स्क्रीन के ऊपर नजर आता है, इट्स लाइक अ ब्लिप, तो कहाँ पे वो ब्लिप डिसअपीयर हो गया। और अब तो उनके अपने मुल्क के अंदर ये मुख्तलिफ जगहों की, आप इनके मीडिया को देख लीजिए, उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है कि आप कह रहे हैं कि बठिंडा के बाहर एक अननोन एयरक्राफ्ट, ये कैसे हो सकता है अननोन एयरक्राफ्ट? अगर पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही है और खुदा खास तक पाकिस्तान में तैयारा गिरता है किसी भी किस्म का, तो आप बता सकते हैं भाई ये दुश्मन का तैयारा गिरा है, ये देखिए इसका टेल नंबर है। अगर अपना हो तो आप उसका भी, अगर आप कहते हैं दुश्मन का नहीं तो फिर आपका है। वेरी वेरी सिंपल। हाँ, तो हर एयरक्राफ्ट का की अपनी अलग पहचान होती, अपनी पहचान होती। मैंने कम से कम 3 वीडियोस तो मैं आज देख चुका हूँ जिसके ऊपर मुख्तलिफ बेसिस के बाहर उनके जो मुख्तलिफ जगहों पे उनके जो रैकेज पड़े हुए मिले हैं, और वो जो जर्नलिस्ट हैं इनसे पूछ रहे हैं कि ये अननोन है तो ये किसका है। तो आई थिंक वेरी क्लियर कन्फेशन, उनको पता है कि जितना खूबसूरत उनका माशाल्लाह सारी तस्वीर 70-75 जहाज़ों की थी और उसमें से कितने गायब हुए हैं, दैट्स वेरी क्लियर। तो उसमें जो आई थिंक जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उनके अपने ही बंदे जो है ना वो इसको कंफर्म करते जाएंगे। हमारी कंफर्मेशन है, हमें मजीद किसी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं। सही है, हमें हमारी कंफर्मेशन तो 6-0 की है, 6-0 जी बिल्कुल, जो हमारे एयरफोर्स ऑफिसर ने बताया। जी 5+1। लेकिन यही सवाल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये सवाल जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के कितने तैयारे गिराए गए हैं, तो जनरल साहब उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रैकेज तो कोई नहीं है, क्योंकि हमने पाकिस्तानी तैयारों को अपने अंदर घुसने नहीं दिया और हमने उनके गिराए हैं। मेरे पास नंबर तो है मगर मैं बता नहीं सकता। फ्यू उन्होंने कहा कि फ्यू एयरक्राफ्ट जो है वो हमने डाउन किए पाकिस्तान के, हमारे पास नंबर है लेकिन मैं नंबर बता नहीं सकता। ये देखें, आप कहते हैं अब इस लबो लहजे को कोई भी सुनेगा तो उसको इनकी शक्ल पे उनके जी मैं साजिद साहब 1 मिनट आपका कमेंट लेता हूं, जरा जनरल साहब कुछ वो कह रहे हैं। उनके माइंडसेट पे अगर आप उनके शूज में आप जाएं, एक बड़ा पहलवान बनने की कोशिश कर रहा है जो कि चाइना को कंटेस्ट करेगा, और वो पाकिस्तान को कुछ नहीं समझता कि ये तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान ने उसको सॉर्ट आउट कर दिया जी। अब उसकी तरह सी हिज माइंडसेट, ये उनके इनिशियल रिस्पॉन्सेज हैं। अभी तक तो वो उनका गुमांड, उनका जो गरूर है वो मट्टी में तो जनरली मिल चुका है जी, लेकिन वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे और उनके इस तरह के रिस्पॉन्सेज आए। हम बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो हम पाकिस्तान के वो कश्मीर के हिस्से की बात करेंगे। ये जब वो सोएंगे ना 2 दिन और अपना स्टॉक टेकिंग करेंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है, हमारे नुकसानात क्या है, अगर हम ये ऑप्शन नहीं अडॉप्ट करते तो अमेरिका हमारे साथ क्या करेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक सीरियसनेस शो की है इस इशू पे। इफ़ यू रिकॉल, प्रेसिडेंट क्लिंटन ने भी एक दफ़ा कहा था कि मैं इन्वॉल्व होकर कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करवाऊंगा, लेकिन एक सीरियसनेस नहीं थी। जब उनका रिलेशनशिप आता है इंडिया के साथ तो फिर ये एक लिमिट से आगे नहीं जाते। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि मैं मगर प्रेसिडेंट ट्रंप भी क्यों कराएंगे, क्यों करेंगे, उनका क्या उसमें फायदा क्या है अमेरिका का इसमें? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप एक तो जैसे उन्होंने शुरू में आके कहा था कि जी मैं दुनिया से लड़ाइयाँ कम करना चाहूँगा, एक उसका ऑब्जेक्टिव है। वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है कि अमन का जो है ना एक एम्बेसडर पूरे दुनिया में। अदरवाइज जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें तो इंडिया को वो तैयार कर रहे हैं चाइना के अगेंस्ट। तो इंडिया, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर जंग होती है तो पाकिस्तान अगर इंडिया विज़ावी इंडिया 10 साल पीछे जाता है तो इंडिया 20 साल पीछे जाएगा विज़ावी चाइना। तो मैं ये समझता हूं कि एक अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर में मे बी
ट्रंप को अपना जोर लगा के ही माइट हैव टू इंजेक्ट सैनिटी कि ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। सही है। साजिद साहब, इस पर कश्मीर पे चले, मैं मजीद बात करता हूँ, लेकिन पहले जरा उस पर ही आप कमेंट कर दीजिए जो मैंने अभी आपको सुनवाया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हमने कुछ तैयारे गिरा दिए हैं लेकिन हमारे पास नंबर नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि किसी आप अपने एनिमी के कुछ तैयारे गिराएं और आपको पता ही ना हो कि आपने कितने गिराए हैं? इज इट पॉसिबल? यानी ये हो सकता है जंग में? क्या जी जी बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको ये ना पता हो कि आपके अपने कितने गिरे हैं तो आपको बिल्कुल पता नहीं होगा कि दुश्मन के कितने गिरे। अरे भाई, आपके पैसे अपने पर्स में जो है वो उसकी चोरी का तो आपको पता नहीं चला, तो आपको कैसे पता चलेगा कि दूसरी की जेब से कितने पैसे निकले? तो इनकी लबो लहजे से मुकम्मल एक खफगी, शर्मिंदगी, एक एम्बैरसमेंट आपको सुनाई दे रही है। तो आई थिंक वी शुड पिटी देम, तरस खाना चाहिए। दे गॉट अ बीटिंग। So while we should be jubilant about it as a nation, लेकिन we have to be, in my opinion, sir, very careful. We cannot trust them. और मैं तो मिस्टर ट्रंप को कभी ट्रस्ट नहीं करूंगा। सर कह तो रहे हैं कि वो उन्होंने बड़ी सीरियसनेस दिखाई है। पहले उनका जोग्राफिया तारीख तो ठीक कर दें कि ये 1000 साल पुराना मसला है कि 1500 साल। He gave two figures, 1000 years old and 1500 years old. So I think it's basically वो फेस सेविंग के लिए उन्होंने इसको पुल आउट किया है। और आगे वी गॉट टू बी वेरी केयरफुल। मोदी ने जो कह दिया है, मोदी ने जैसे आप पहले बात हो रही थी कि ये उनकी इलेक्शन आगे जो आ रहा है उसने तो ये कहना है, बट आई थिंक इन माय ओपिनियन इट्स गोइंग टू बी बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ एटलीस्ट मोदी इन इट मे टेक फ्यू इयर्स, बट आई थिंक इट्स बिगिनिंग ऑफ द एंड। और मुझे मनमोहन सिंह की एक बात याद आ रही है। उन्होंने जब मोदी के बनने का चांस हुआ था गुजरात के पास से प्राइम मिनिस्टर, तो उनके ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने कहा था, आई ऑनेस्टली फील दैट नरेंद्र मोदी बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी डिजास्टर, विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ना उसने सिर्फ ये नुकसान तो अब हमारे हाथों होगा, उसने उनका जो एक फैब्रिक सोसाइटी का जिसको कहते थे सेकुलर है, उसको तो तबाह कर दिया ना हिंदुत्व के चक्कर में आके। तो सेन आवाजें वहां से उठ रही हैं अभी भी। बहुत से लोग, बहुत से सेन जर्नलिस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। और कल परसों की मार, और जो झूठ मीडिया पे बोला कि लाहौर की बंदरगाह भी उड़ा दी है और किसी को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है, तो उसके बाद तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रही है। तो ऑनेस्टली आई फील पिटी फॉर देम। तरस खाना चाहिए इनको और हमें अपनी तैयारी और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। ये जो कश्मीर का मामला है, इस पे उमर अब्दुल्ला जो हैं वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर के, उन्होंने भी कहा कि जी पाकिस्तान कश्मीर का मसला उठाने में कामयाब हो गया है, और बड़ी फिक्रमंदी के साथ उन्होंने कहा है कि ये आलमी इशू के तौर पर एक दोबारा एक इसमें वो कामयाब हुआ। और वो कहते हैं पाकिस्तान की ख्वाहिश के मुताबिक अमेरिका को मसला कश्मीर पर बात करने के लिए तैयार पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान की ख्वाहिश के मुताबिक जैसा पाकिस्तान चाहता था। तो ये एक इसमें से एक कश्मीर के लिए एक अच्छी चीज़ निकली है डॉक्टर साहब। देखिए, मेरी नज़र में तो अगर आप मुझसे पूछे ना, मेरी नज़र में तो जब ये सारा असॉल्ट हो रहा था और पाकिस्तान जैसे गेन कर रहा था, पाकिस्तान को जैसे 1948 में जब नेहरू ले गए थे ये यूएन में, और वहाँ पे मेरे ख्याल में जो आर्टिकल 35 है प्रॉब्ली चार्टर का, जिसकी बेसिस पे सीज़ फायर किया था, इस दफ़ा फिर वो लोग सीज़ फायर के लिए अमेरिका को इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहा पाकिस्तान शुड हैव कंटिन्यूड ओवर देयर, रुकना नहीं चाहिए था जहाँ पे आके वो, जब तक वो लोग लिटरली घुटने ना टेक देते, जब आपके पास एयर सुपीरियॉरिटी हो तो आपको वो करना नहीं चाहिए था। लेकिन खैर, इट्स अ गुड थिंग कि ये सामने आ गया। लेकिन ये याद रखें, अब मैं दोबारा वो जो बता रहा था ना उस वक्त, पहले उसमें थोड़ा सा मैं उसको बता देता हूँ। जैसे DGISPR साहब जब कह रहे थे ना, उसकी वजह थी, उसकी वजह ये थी कि टोटल पोस्ट इस दौरान में, अगर मैं हुकूमत के और PTI के दरम्यान में करता हूँ, जो सोशल मीडिया में तकरीबन 200 के करीब हुकूमत वालों ने अपने पोस्ट किए हैं और 650 पोस्ट PTI ने की है, जिसकी व्यूवरशिप तकरीबन अगर आप देखा जाए तो वो 54 मिलियन PTI वालों के साथ जो उनके क्लास से हुई है, और अराउंड 20 मिलियन हुकूमत की हुई है। जो ओरिजिनल फिगर्स आपने कैसे निकाली हैं? मतलब पढ़े लिखे लोग हैं हमारे वो लोग जिनको ये लोग टेररिस्ट कहते थे, सोशल मीडिया टेररिस्ट, ये स्टैटिस्टिक्स उन्होंने निकाली। अच्छा, मैं आपको एक चीज डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान जंग जीता है, उसका सेहरा PTI को जाता है। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, उसका सेहरा सिर्फ और सिर्फ हमारी आर्म फोर्सेस को जाता है और किसी को नहीं। डिजिटल मीडिया पे मैं किसी को नहीं जाता। डिजिटल मीडिया पे हम लोगों ने अपना किरदार अदा किया। लेकिन एक चीज बड़ी मजे की बात है, बड़ी जबरदस्त स्टैटिस्टिक्स है, वो ये क्या है, मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी का नाम गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 2
ट्वीट हुए जिसमें मोदी का नाम आया है। किस उसकी व्यूअरशिप टोटल 10,000 थी। पीटीआई की तरफ से जो तकरीबन 45 ऐसी ट्वीट्स थी, ओरिजिनल ट्वीट्स थी जिसमें मोदी को बुरा भला क्या है, और उसकी 3.5 मिलियन उसकी व्यूअरशिप हुई थी। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि जितना खामोश मियां नवाज शरीफ साहब इस पूरे उसमें थे, वो अब ट्विटर में, ये सोशल मीडिया में एक मेम सा बना हुआ है कि वो ये है कि वो शाहरुख खान का जो कोयला में जितना खामोश हो रहा था ना, उसके रिकॉर्ड को तोड़ने वाले थे कि ये सीज फायर हो गया। और उन्होंने, अच्छा, मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना को चौथे 5वें नंबर पे जाके उसका थैंक यू अदा कर रहे हैं। सबसे पहले नाम ही उसी का होना चाहिए था। आप हर उस मुल्क का नाम ले रहे जिन्होंने पीछे बैठ के ना आराम से करके तमाशा देख रहे थे। नहीं, वो चाइना का उन्होंने चूंकि भरपूर शुक्रिया अदा किया ना, ज्यादा नहीं सर, आप बिस्मिल्लाह उससे करते हैं। जो आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है, आप सबसे पहले उसको करते हैं, फिर ऐसा ऐसा करते हैं, फिर बाकी तरफ जाते हैं, और वो शुक्रिया अदा करने के, देखिए आपको ये चीजें करनी पड़ती है। एक मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, मैं खासतौर पर मिनिस्टर साहब से करूंगा, प्लीज ख्वाजा आसिफ साहब को टीवी से दूर रखें। जितना पॉलिटिकल नुकसान, आपका जो डिप्लोमेटिक नुकसान इस एक शख्स ने किया है इंटरनेशनली, सर, जो उन्होंने वहां पे जाके बताई है सारी चीजें कि भाई हम लोग तो पिछले 40 साल से हम लोग टेररिज्म को ही बना रहे हैं। हर जगह पे, हर इंटरनेशनल फोरम पे आपके होता है। अगर वो आपके एक डिप्लोमेट हैं जो यूके के एम्बेसडर हैं डॉक्टर फैसल, अगर वो जाके उनके रिबटल्स और उनको स्टेटिस्टिकली ना बताते चीज़ें, तो ये चीज़ें तो हमारी, और वो जो यूएस वाले, तो हम लोग तो वहाँ पे हर इंटरनेशनल जो आपका जरीदा है, जो आपके, चाहे वो स्काई न्यूज़ वाले हैं, चाहे वो CNN वाले हैं, चाहे वो कोई और हैं, वो तो आपको यहाँ पे लताड़ रहे थे। देखिए, प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोगों को ऐसे मौके पे उन लोगों को लेकर जाना चाहिए जो मेरे लिहाज से इनके बहुत अच्छे अच्छे ऐसे लोग हैं जो बात कर सकते थे, उनको जाके भेजना चाहिए। लेकिन वो डिफेंस मिनिस्टर है ना, तो जाहिर है वो सर, डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस के उनके नीचे जो लोग हैं वो उन्होंने खुद उसको डिसोन कर दिया। सर, इससे ज्यादा गवर्नमेंट के लिए क्या शर्मिंदगी होनी चाहिए। लेकिन ये एक बात याद रखें, मेरी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी और सबसे भी, दिस इज द टाइम वेयर वी कैन हील द ब्लीडिंग पाकिस्तान। दिस इज द टाइम कि जब हम लोगों को आपस में भी पता है कि कहाँ क्या हम गलत कर रहे हैं इंटरनली, हमें वो सारे पॉलिटिकल केसेस, हमारे वो सारे डिफरेंसेस को ख़त्म करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए ये टाइम है कि एकदम खड़ा हो जाए। पाकिस्तान के लिए ये टाइम है कि जिस तरीके से हम दुश्मन के खिलाफ हम लोग सारे इकट्ठे हो गए थे, हम आपस में एक्चुअली भी इकट्ठे हो जाए। जस्ट इमेजिन कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान to rise from the ashes and rise high above। ये मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं समझता हूं कि दिस इज द टाइम, मौका भी है, महल भी है। जी हाँ खेलदा साहब, ये वाकई ये बात तो है कि पिछले 3-4 दिन में जो जिस तरह से एक हमें कौम में एकजहती नजर आई है, डिवाइड था एक बहुत बड़ा, वो डिवाइड खत्म हुआ है। तो क्यों नहीं यहाँ से एक नई एमर्जिंग हो सकती, न्यू बिगिनिंग क्यों नहीं हो सकती यहाँ से कि चलिए आइए बिल बैठिए, हम इकट्ठे चलते हैं, जो डिफरेंसेस है उसको ख़त्म करते हैं। देखें, पहली बात ये है कि मेरे सेनेटर साहब ने कहा कि इतने ट्वीट इन्होंने किए, इतने वहाँ से हुए। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि डिजिटल मीडिया के, देखें कई महाज था ना, कि एयरफोर्स का महाज था, एक समंदर का महाज था, एक साइबर अटैक इंटरनेट पर लोग बैठे हुए कर रहे थे, एक डिजिटल मीडिया का महाज था। उसमें वो कहते हैं कि जी हम अनडिस्प्यूटेड किंग हैं डिजिटल मीडिया के। नहीं, मैं आपको बताऊँ, देखें जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली के फ्लोर पे कहा, PTI को ऑफ़र की, हमारे तारड़ साहब सबसे ज़्यादा इनके सियासी मुखालफ है, उन्होंने आके कहा आज ना PTI ना नून है, हम पाकिस्तानी हैं, और हमने हुकूमत ने इस पूरे माहौल में ये सारा ख़त्म कर दिया, कोई तफरीक नहीं। जिस तरह डॉक्टर साहब अपना सेनेटर साहब जो ट्वीट काउंट करके बता रहा है, मेरे पास भी फिगर है, मैं आपके इनके सपोर्टर ने क्या कहा, मगर हम आपकी जो बात है बड़ी अहम है। आपके पास फिगर है सर? बिल्कुल है। जो कुछ फरमाया, मेरे पास फिगर है मगर मैं बताऊंगा नहीं। जो कुछ फरमाया, मैं तकसीम नहीं चाहता, मैं जो बात आपने आखिर में की है ना, यहाँ से हम चाहते हैं कि हम
पाकिस्तान देखें, जैसे हम मुत्तहद हुए हैं, हमने कौम एक होकर लड़ाए, हमने कामयाबी हासिल की है। हम आगे भी चाहते हैं हमारी सियासी मुखालफत हो, मगर कौमी इश्यूज़ पे हम यहाँ तक ना जाएं, जिस तरह सेनेटर साहब पे भी वहाँ तक ना जाएं जहाँ तक हम जा चुके हैं। ये रिवायत हम तो कहते हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं ना, बानी पीटीआई अपना एतराफ़ कर ले, सियासत में कह रहे कि हमसे गलतियाँ हुई है, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। जो कह रहे हैं आज भी सियासत के सुल्तान नवाज शरीफ है। अगर ये सारे फैसले वज़ीर आज़म ने किए तो नवाज शरीफ साहब का पूरा आशीर्वाद शामिल था हर मामले में। कौन सा फैसला? हर जो फैसला हुआ है प्राइम मिनिस्टर ने किया है ना। जी जी, अस्करी क़यादत साथ बैठी है। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाकर बैठे, प्राइम मिनिस्टर को जो भी देखो, तो आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के फैसले से पाक फौज ने हमला किया। नवाज शरीफ साहब का जो 28 मई 98 के जो 5 धमाकों के बदले 6 धमाके हुए, उसका समर आज हमें मिल रहा है। हाँ। आज भी उसका समर मिल रहा है। और आज भी हम 10 मई वाले हैं, हम 10 मई सेलिब्रेट करेंगे, हम 28 मई सेलिब्रेट करेंगे, मगर हम तकसीम नहीं चाहते। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया को जो हमने जवाब दिया वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी और अप्रूवल से दिया है। बिल्कुल, उसका आशीर्वाद नवाज शरीफ साहब को भी, दिफा में कोई भी हो, जब पीटीआई हमारे साथ खड़ी है तो नवाज शरीफ, मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ की जो एटमी ताकत बनाया, जो धमाके किए, उसकी गूंज आज भी गूंज रही है। हाँ। तो ये हमारी सब इत्तेफाक था। वज़ीर आज़म ने बैरिस्टर गौहर को भी कॉल की, मौलाना फजल रहमान साहब को की, पीपल्स पार्टी बिलावल साहब से भी बात की उस दिन सुबह, और सब ने ये बताया कि हमें एतमाद में लिया गया है। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कौमी यकजहती हो नहीं सकती और हुकूमत को ये क्रेडिट देना चाहिए। और आज भी अगर आप सियासत छोड़ें, आज भी जो चैलेंजेस हैं हम मिल के इससे फेस करेंगे। हम सियासत में रास्ते निकल सकते हैं। सियासत में कोई तकसीम हमेशा नहीं चलती। आप थोड़ा दिल बड़ा करें, ट्वीट ना काउंट करें, किसने क्या किया सब तारीख का हिस्सा है, उसको छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट तो लेने देना उन्हें, नहीं, दिल तो बड़ा ये भी पाकिस्तान इनका भी है, पाकिस्तान इनका भी है, हमारा भी है। पाकिस्तान को आंच आती तो इनको भी दर्द होगा, हमें भी होगा। ये सब पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का फर्ज है, उन्होंने निभाया है। तो किसी पे एहसान नहीं किया, बिल्कुल सही है, ना गवर्नमेंट ने, ना अपोजिशन ने, किसी ने नहीं किया। बिल्कुल यही करना चाहिए। हमारे जवानों ने शहादतें दी, हमारे सिविलियन ने शहादतें दी है, मासूम बच्चों ने हमारी शहादतें दी है। एक चीज मैं बता दूं आपको, पता है ये पिछले 2-3 दिनों में सबसे ज्यादा ये जो खुशियों की रैलीज किस पॉलिटिकल पार्टी ने निकाली है? पीटीआई ने सबसे ज्यादा। कराची में, पिंडी में कोई 12 के करीब निकली है, हर जगह पे निकले, पूरे पाकिस्तान में शुक्र करें आपको अब रैलियां निकालने दी जा रही हैं। नहीं, देखिए ये बात नहीं है। When it comes to Pakistan, it is undisputed thing. आप पे कोई शक नहीं कर रहा कि आपको पे कोई शक नहीं। आप मुहब्बत वतन है, आप सब मुहब्बत है, सब अपने। जब मुल्क की बात आती है तो सब हम ये वाला एनवायरनमेंट क्यों नहीं कंटिन्यू कर सकता पाकिस्तान में? ये वाला माहौल कब आएगा? मैं ये समझता हूं कि हमें रियलिटीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड हैं, हमें सोसाइटी इज एजिटेटेड, ये फैक्ट है, इसमें हम कवर अप नहीं उसको कर सकते। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो बड़ा दिल जो शो करना है वो गवर्नमेंट ने शो करना है, क्योंकि गवर्नमेंट को एक चाहिए, यूनिटी चाहिए, जो कि डिस्प्ले हुई है इस सारे एपिसोड में। तो गवर्नमेंट हैज टू मेक द फर्स्ट मूव, और ये गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करेगी। गवर्नमेंट के हमारे इशू ये है कि हम ऑपोजिशन को एक दुश्मन के तौर पे ट्रीट करते हैं, व्हेयरएज ऑपोजिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है और वो गवर्नमेंट के ऊपर एक चेक है, हम उनको ट्रीट करते हैं एज एन एनिमी। इस सिचुएशन 2 मोमेंट्स आए थे क्रिटिकल पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिनको कैश करना चाहिए था जी। दोनों में बाई चांस PMLN की गवर्नमेंट है। एक आया था 98 में, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आपने किए, ठीक है, बहुत अच्छी, बट यू गॉट अ मोमेंट जिसमें आप अपनी नेशन बना सकते थे। मेरे नज़दीक दैट अपॉर्चुनिटी वाज मिस्ड। अब सेकंड टाइम है कि अगेन बनाने का, अगेन यस, कि अपने इश्यूज को रिजॉल्व करें, मिल बैठ के बैठें। एक कह रहा है वो पहला स्टेप ले, दूसरा कह रहा है वो पहले स्टेप ले। जो गवर्नमेंट है दैट इज द लार्जर पार्टी ऑफ द टू, that has to take the first step, and I'm 100% sure कि गवर्नमेंट जब फर्स्ट स्टेप लेगी तो अपोजिशन भी रिस्पॉन्ड करेगी, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, नॉट किसी और चीज़ के लिए नहीं।
चाहिए। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं वापस ज़रा चाहूँगा कि साजिद हबीब साहब ज़रा कमेंट कर दें। जो अभी मैंने कश्मीर की बात की थी, उमर अब्दुल्ला की, इंडिया को कैसे इस मामले पर लाया जा सकता है, और फिर हमारा वो इशू पानी वाला जिस पर मैं पहले दिन से जहाँ हमारी ट्रांसमिशन भी होती नहीं उसमें मैं बात करता रहा कि ऐसा ना हो कि हम जंग जीत भी गए, हमारी एयरफोर्स को 6-0 की बढ़तरी भी हासिल हो गई, हमने दुनिया को दिखा भी दिया कि हम बड़ी ताकत हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन जो है वो कंटिन्यू कर जाए और पाकिस्तान के पानी के इशू पर हमें फिर से किसी जंग में उतरना पड़े, क्योंकि बहरहाल पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है और जब तक पानी रोका हुआ है हम हालत जंग में हैं। तो इस पर क्या कहते हैं साजिद हबीब साहब और बाकी मेहमान हमारे? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि अगर पाकिस्तान का जो पानी रोका गया है भारत की तरफ से या रोकने का इरादा जाहिर किया गया है, इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया गया है, तो पाकिस्तान तो अपनी पहली मीटिंग में कह चुका है कि दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि जब तक वो मुआहिदा सस्पेंड रहता है तब तक हम हालत जंग में हैं। तो डॉक्टर साहब, इस पर आपकी क्या राय है कि कैसे ये इस मामले को कैसे हुकूमत पाकिस्तान को टैकल करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये याद रखिए कि जैसे आपने कहा है और बिल्कुल सही कहा है कि इन जो ट्रीटी इन्होंने की थी वो तो पहले भी ये करते रहे, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते कि भाई ये फॉल्स फ्लैग। खान ने यूएन में भी कहा हुआ है, असेंबली में भी कहा था और सारा बताया था कि अगर हमसे 7 गुना बड़ी मुल्क हमसे करेगा तो मैं अपने आप से सवाल करूंगा कि मैं क्या करूंगा। तो मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह के देयर इज नो गॉड बट अल्लाह और मैं लड़ूंगा तगड़ा, उसके कंसिक्वेंसेस कुछ भी हो। तो हम इस वक्त हालत जंग में, हाँ, हम इस वक्त अपने आप को रोका हुआ है उस जवाब देने का। इन लोगों ने नीलम जेलम के ऊपर अटैक किया है। मेरा सवाल यह कि हम भी बगलियार डैम के ऊपर कर सकते थे, हमने नहीं किया। अच्छा किया कि नहीं किया, क्योंकि वो गलत चीज थी। लेकिन हमें इस चीज के ऊपर एक स्टैंड लेना चाहिए और इसके ऊपर एग्रेसिव स्टैंड लेना चाहिए कि अगर आपने अल्टीमेटम आपने ये ना किया तो हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। वी मस्ट डू दैट। और वो क्या हो सकता है अल्टीमेटम? आप कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन गो एंड वी कैन रिटेलिएट बिकॉज दे आर स्टिल डूइंग दैट थिंग। हम उस पर रिटेलिएशन का कह सकते हैं कि अगर अमेरिका को कह सकते हैं अगर इन लोगों ने ये ट्रीटी ना रिवर्स की, सो वी विल कंसिडर इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड वी विल रिटेलिएट। रिटेलिएट कैसे करेंगे? इन्होंने नीलम जेलम पे किया, हम भी किसी 2-3 पे कर देंगे। हमारी स्ट्रेंथ इनसे ज्यादा है, हमारी पेनिट्रेशन इनसे ज्यादा है, हमारी एक्यूरेसी इनसे ज्यादा है। तो हमें फिर वो नहीं करना। लेकिन जैसे जनरल साहब ने बात की थी, दिस इज द टाइम फॉर अस टू यूनाइट। जी, दिस इज द टाइम फॉर अस टू, अभी जनरल साहब बात कर रहे थे कि अपॉर्चुनिटीज आ जाती है लाइफ में। दिस इज द टाइम फॉर द पाकिस्तान टू बिकम अ नेशन। जस्ट इमेजिन कि आज अगर ये डिक्लेयर हो जाता है कि यार हम लोगों के जो अपने डिफरेंसेस थे उसमें हम सबको पता है कि किस किस्म के केसेस थे, हम सबको पता है कि क्या होता है। ये पाकिस्तान में आज से नहीं हमेशा से होता रहा है। लेट्स चेंज द हिस्ट्री, राइट, बिल्कुल, एंड लेट्स चेंज द पाथ ऑफ आवर फ्यूचर। जी बिल्कुल सही है। साजिद हबीब साहब, सर ये पानी वाला इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम तो कह चुके हैं कि हम इसको एक जंग का अमल तस्वुर करते हैं अगर पानी रोका जाएगा। इस लिहाज से तो हम अभी भी हालत जंग में हैं। क्या कोई अल्टीमेटम दिया जा सकता है इंडिया को और पाकिस्तान को क्या करना होगा अपना पानी छुड़वाने के लिए? जी देखें, जो गारंटर्स हैं जिनके कहने के ऊपर ये सारा कुछ हुआ है, उनको चाहिए कि कोई ना कोई एक, जिसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैनूवर कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहते हैं, वो उनकी तरफ से आनी चाहिए। उनको भी पता है कि जो हमारी ये सीज फायर हुई है ये इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर हुई है, तो लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कुछ चीज पे उम्मीद नजर नहीं आ रही। अगर अच्छा होता, अगर आज जैसे DGMOs की बात हुई है तो उसके बाद लेट्स से टुमारो कोई 24 घंटे के अंदर कोई एक पॉजिटिव स्टेप उनकी तरफ से आना चाहिए कि जी हमने इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल कर दिया है, हमारी तरफ से जो सस्पेंडेड था हम उसको बहाल कर दें। तो जब तक कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं आएगा, देखिए मोदी ने आपने बताया कि स्वाइस के कुछ नहीं कहा कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसके ऊपर बात होगी और किसी के ऊपर बात नहीं होगी। भले ही उसका एक पॉलिटिकल स्टांस हो, लेकिन जो अमेरिका है, जहाँ ट्रंप साहब ने कहा है कि और हमारे कुछ लोगों को
उम्मीद है और उम्मीद रखनी चाहिए कि वो इस पर हेल्प करेंगे। तो जब तक वो कोई एक पॉजिटिव, जो मेरे नजदीक सबसे बड़ा स्टेप या एक स्टेप जो उन्होंने ही सस्पेंड किया था, उसको वापस कर लेते हैं, तो उसके बाद ही आगे बात हो सकती है। अदरवाइज मुझे जाती तौर पे कोई एतबार नहीं है। वी हैव टू बी रेडी, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। बिल्कुल सही है। इसमें खेलदा साहब, ऐसे बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि सीज फायर और इंडस वाटर ट्रीटी की बहाली, ये दोनों काम एक साथ होने चाहिए थे। देखें, जिस तरह साजिद साहब ने कहा, ये जो पूरे इस मामले में जो बीच में लोग आए हैं, जो मुल्क है, ये ज़रूर बात, और हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जो शक्ल इनको अच्छी नहीं लगती PTI वालों की, उसकी उनको पसंद नहीं है ख्वाजा आसिफ साहब, मगर मैं समझता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब ने जो रोल अदा किया है भारत में, जो उसके ख़िलाफ़ तनकीद होती है, वहाँ की मीडिया चीख रहा है ख्वाजा आसिफ पे, और ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या रोल अदा किया सर? दबंग मेंशन करें, दबंग उसका मौक़िफ़ है। आज भी जो उन्होंने बातें की है कश्मीर के हवाले से, पानी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, और अवाम में वो मकबूल है। कल भी उसका जो ख्वाजा आसिफ साहब का जो सियालकोट में इस्तकबाल हुआ है, जो फूल की पत्तियां उस पर, ये पसंद नहीं है इनको। आप यही कहते हैं, अगर मैं इनको अलीमा खान की गुफ्तगू सुना दूं। नहीं, वैसे मैं ख्वाजा आसिफ साहब एक कमेंट ले लें। जी, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं, बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन अगर आप अवाम में मकबूलियत की बात करेंगे तो उनका फॉर्म 45 आपने देखा वैसे? देखें, ये तो 35 पंचर भी थे, फिर आप वहां से शुरू करें, फिर 18 की इलेक्शन से भी शुरू करें। नहीं, मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर रहा हूं। ख्वाजा आसिफ साहब 2024 में जीत कर नहीं आए, वो कितने दफ़ा पार्लियामेंट्रियन बने, कितनी उसकी जदोजहद है जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए, उसका किरदार है। आज भी वो जिस अपने मनसब के हिसाब पे जो उसने बात की है, मैं समझता हूँ आप किसी भी तनकीद, आप हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, हमारे इत्तलात के वज़ीर अता तारड़ साहब, जिस तरह इन्होंने जो किरदार अदा किया, मैं समझता हूँ हुकूमत को तो क्रेडिट। और मैं तो इनको बार बार कह रहा हूँ, आप ये ना करें पॉइंट स्कोरिंग। अलीमा खान की गुफ्तगू इमरान खान की बहन है, आज सुन लें उनकी गुफ्तगू, चलाने जैसी है आपके पास। पॉलिटिकल फिगर नहीं है ना सर? नहीं, क्यों नहीं है पॉलिटिकल? हर पेशी पे जाके तमाशा होता है। फैमिली के तौर पे जाती है ना। कोई भी पाकिस्तानी हो, इस मौके पे अगर कोई इस तरह की गुफ्तगू करता है तो सवाल उठेगा, मगर मैं नहीं उठाना चाहता हूं, मैं इस स्कोरिंग में नहीं पढ़ना चाहता हूं। इस मामले में तो सभी वुज़रा का किरदार काबिल तारीफ है, उसमें शक नहीं है, इंक्लूडिंग ख्वाजा आसिफ साहब। मेरी डिबेट बात ये है कि देखें, इजाजत हो तो मैं साजिद बीर साहब शायद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। एंकर साहब और साहब, मैं गुजारिश करूं, मेरी गुजारिश है पाकिस्तानी है कि इतनी अच्छी एक वो माहौल बना है एक, और जब आप इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं तो सारी दुनिया सुन रही होती है कोई पॉइंट उठाने के लिए। प्लीज इस पे सियासत को रहने दें, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है, उसको पार्लियामेंट में बैठ के या अलग से पॉलिटिकल प्रोग्राम कीजिए। Why are we giving chance to the Indians? अभी उनके मोदी के साथ तो किसी की लड़ाई शुरू नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल सही है, प्लीज इनसे रिफ्रेन करें। जो आप इस मौके पर ना करें, बिल्कुल हम नहीं कर रहे। मैंने 3 दफा कहा है, हम कोई बात इस मौके पे नहीं, जिस तरह जिस जज्बे से हम चल रहे हैं, हमें चलना चाहिए। हमें टीवी पे बैठ के हमारे दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए, ना कि आपस में हम। जी जन साहब, अगर कौम मिली है तो इसको आज एक आर्टिकल लिखा, ले जाए, तरक्की की तरफ जाए, लेकिन ये ना करें प्लीज, सियासत की लड़ाई ना करें इस टाइम। वो एक माहौल बना है, अच्छा माहौल बना है, तो इसको कंटिन्यू करें और इससे फायदा उठाएं। जी मैंने आज एक आर्टिकल लिखा, व्हाट आफ्टर विक्ट्री, व्हाट आफ्टर विक्ट्री। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है, अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। और अल्लाह ताला के बाद अगर मैं कहूँ ना कि जो सपोर्ट किसी कंट्री के लिए दुनियावी के लिहाज से, तो चाइना की सपोर्ट थी जी, जिसने हमें सुरखरू किया। बाकी हमारे डेफिनेटली हमारे पायलट्स की बहादुरी, वो सारा कुछ तो नो डिनाइंग द फैक्ट। अल्टीमेटली आपने पायलट नहीं बैठना होता ना जहाज में, इंडिया ने यही तो मार खाई, वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट के साथ। आफ्टर विक्ट्री या तो हम एरोगेंट हो सकते हैं या आप हम्बल हो सकते हैं जी, ये 2 ही रास्ते हैं आपके पास। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। ये जितने आपके इंटरनल डिफरेंस, बिकॉज इस वक्त आपको दुश्मन भी देख रहा है, और आप कह रहे हैं कि दिल बड़ा करना है हुकूमत को, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ। नहीं तो मैं कह रहा हूं, दूसरा देखिए, हमने मिसालें कायम की है भारत में अक़लियतों के साथ जो हो रहा है। पाकिस्तान में एक मसीह जो कैप्टन है, उसको लीड दी गई, और उसका जो किरदार है, मैं समझता हूँ हमें फ़ख्र है इस कौम पे। और पाकिस्तान ने साबित किया कि हम प्रोग्रेसिव, हम एक कौम है, हमारे पास कोई नफरत तफरीक नहीं है। जो हमने उनकी सिविलियन पे हमला नहीं किया, जो हमारी, आप देखें ना, हमारे आर्मी का जो लीडरशिप का जो इकदाम है, हमें सराहना, हमने एक नई कौम उभर के आए हैं, उभरे हैं। और
ये 15-20 दिन पहला पाकिस्तान नहीं है, ये आज जो पाकिस्तान है, मैं समझता हूँ दुनिया में हमारी वकार भी बढ़ा है, इज्जत भी बढ़ी है। मैं लास्टली डॉक्टर साहब मैं आपसे ये कह दें कि इस वक्त चूंकि मैं जनरल साहब की बात को आगे लेकर चलूंगा, जो इन्होंने कहा है कि व्हाट आफ्टर विक्ट्री। अच्छा, फिर उन्होंने लिखा होगा, मेरी सिंपल सी एक है, हम लोग एज अ मुस्लिम कंट्री, वो मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पे बना था, सो हम अपनी जो लेट्स से आइडियोलॉजी है, लेट्स टेक इट फ्रॉम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, या उनके जो उन्होंने किया है, उन्होंने क्या किया था फतेह मक्का के बाद, ये उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आम माफ़ी, वो हम अपने अंदर कर ले। उससे क्या हुआ था, आप ये याद रखें, बिटवीन आफ्टर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए थे, उसके बाद विद इन 30-40 ईयर्स में वो बद्दू पूरी दुनिया की सबसे मजबूत तरीन कौम बन गई थी। ये नहीं थे कि जैसे हम कहते कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोग हैं, नहीं, एंड में आपको ज्वाइन करने वाली चीज़ ला इलाहा इल्लल्लाह है। उस लिहाज से अपने डिफरेंसेस ख़त्म करें, जो आपके बदतरीन भी इंटरनल दुश्मन होते हैं, आप उनको भी गले लगाएं एंड लेट्स गो फॉरवर्ड। बिल्कुल, और वही वाली बात है, व्हाट आफ्टर विक्ट्री। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बिल्कुल, पाकिस्तान इस वक्त भी हालत जंग में इसलिए है कि कश्मीर का मसला भी रहता है, पानी का मसला भी हल होना बाकी है, और कौम में जो यकजहती नज़र आई है, एक कौम में एक हमने देखा है कि इत्तेहाद हुआ है, ये जारी रहना चाहिए ताकि इन इश्यूज़ को काउंटर किया जा सके। ये आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।